मुझे हमेशा कंफ्यूज करता था कि मांग पहले की किसने। तो ट्रिक ये है कि 1934 में दो बातें एक साथ हुईं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। ये एक राजनीतिक कदम था। बिल्कुल। और उसी साल विचारक एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा का विचार सामने रखा। वो एक वैचारिक नींव थी। और ये बहुत बड़ा कदम था। मतलब एक राजनीतिक पार्टी का ये कहना कि अब हमें आपके बनाए कानून नहीं चाहिए, हम अपना कानून बनाने के लिए अपनी सभा खुद बनाएंगे। ये तो सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत को एक वैचारिक चुनौती थी। हाँ बिल्कुल। और कांग्रेस ने भी इस विचार को तुरंत पकड़ लिया, पहले पटना में और फिर 1936 के फैजपुर अधिवेशन में इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। लेकिन अंग्रेजों को ये बात मानने में लगभग 8 साल लग गए, और जब उन्होंने मानी भी तो उसमें भी एक पेज था। बिल्कुल। यहीं पर दूसरी ट्रिक बहुत काम आती है, जो दो मिशनों के फर्क को समझाती है। क्रिप्स बनाम कैबिनेट, दोनों सी से शुरू होते हैं और अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक सिर्फ वादा था और दूसरे ने हकीकत में काम शुरू करवाया। सही। ट्रिक ये है, 1942 का क्रिप्स मिशन, सी से क्रिप्स, सी से कॉन्सेप्ट। हाँ। यानी अंग्रेजों ने पहली बार एक चुनी हुई संविधान सभा का कॉन्सेप्ट तो मान लिया, पर यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के लिए था। इसमें कई शर्तें थी, मतलब तुरंत सत्ता देने का कोई वादा नहीं था, इसीलिए फेल हो गया। और फिर 4 साल बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन। हाँ। यहाँ ट्रिक है, सी से कैबिनेट, सी से कंक्रीट यानी पक्का। कॉन्क्रीट। इसने एक ठोस योजना पेश की। ये परफेक्ट नहीं थी, इसमें भी खामियां थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। इसी मिशन के प्लान के तहत असल में संविधान सभा का गठन हुआ। और इस कॉन्क्रीट प्लान का सबसे बड़ा फैसला था कि सभा का चुनाव कैसे होगा। उन्होंने तय किया कि यह प्रतिनिधिक निर्वाचन होगा, पर इतने बड़े देश में सीटों का बंटवारा कैसे हो। ये एक बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला निकाला, जिसे हमारे नोट्स में 10 कदम ट्रिक कहा गया है। अच्छा। यानी मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक सीट। ये उस समय की परिस्थितियों में सबसे व्यावहारिक तरीका था। मतलब पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना लगभग नामुमकिन था, तो उन्होंने ये रास्ता निकाला। लेकिन यहीं से कहानी में वो हिस्सा शुरू होता है जो अक्सर लोगों को डराता है, ढेर सारे नंबर। हाँ, चलिए इन नंबरों के डर को निकालते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने जो यूनाइटेड इंडिया का ब्लूप्रिंट बनाया, उसमें कुल सीटें थीं 389। याद रखने का तरीका, 400 में 11 कम। पर ये 389 का आंकड़ा अपने आप में उस वक्त के भारत की टूटी हुई हकीकत को दिखाता था। बिल्कुल। ये 389 सीटें एक जैसी नहीं थीं। ये दो अलग अलग भारत की कहानी कहती हैं। एक था ब्रिटिश इंडिया, जो सीधे अंग्रेजों के अधीन था, और दूसरा था रियासतों वाला भारत, जहां राजे रजवाड़ों का शासन था। हाँ, तो इन 389 सीटों में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थीं और बची हुई 93 सीटें इन देशी रियासतों के लिए। सही। अब ब्रिटिश भारत की 296 सीटों का भी एक छोटा सा ब्रेकडाउन है। ट्रिक है 296 का ब्रेकडाउन। इसमें से 292 सीटें 11 गवर्नर प्रांतों से आनी थी, और बाकी 4 सीटें मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। तो 292 + 4, ये गणित तो सीधा है। लेकिन असली कहानी शुरू हुई जब इन दोनों 96 सीटों पर जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। जो नतीजे आए वो सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं थे, वो एक तरह से भारत के भविष्य का ट्रेलर थे। और इन नतीजों को याद रखने के लिए स्रोत में एक विजुअल ट्रिक है, रिजल्ट का पिरामिड। अच्छा, पिरामिड। सबसे ऊपर सबसे बड़ी जीत के साथ थी कांग्रेस, जिसे मिली 208 सीटें। एक तरह से डबल सेंचुरी। दूसरे पायदान पर थी मुस्लिम लीग 73 सीटों के साथ, और पिरामिड के बेस पर थे छोटे समूह और निर्दलीय, जिन्हें 15 सीटें मिली। इन नतीजों ने दो बातें शीशे की तरह साफ कर दी। एक, कि कांग्रेस ही भारत की सबसे बड़ी और मुख्य राजनीतिक ताकत थी, और दूसरी, मुस्लिम लीग का ये दावा भी मजबूत हो गया था कि वो भारत के मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। यहीं से असल में विभाजन की मांग और टकराव की राजनीति तेज हो गई। ये एक राजनीतिक भूकंप था। तो एक तरफ ये कांग्रेस और लीग की लड़ाई चल रही थी, लेकिन कमरे में एक तीसरा खिलाड़ी भी था जो चुपचाप ये सब देख रहा था। वो 93 देसी रियासतें, उनका क्या हुआ? ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इन 93 सीटों पर चुनाव होना ही नहीं था। यहाँ के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे। अच्छा, मनोनीत। और मजे की बात ये कि शुरू में उन्होंने सभा में शामिल होने से ही मना कर दिया।
वो बस इंतजार कर रहे थे कि ऊंट किस करवट बैठता है। वो 28 अप्रैल 1947 के बाद धीरे धीरे एक एक करके शामिल होना शुरू हुए। अच्छा, तो एक तरफ चुने हुए प्रतिनिधि, दूसरी तरफ मनोनीत प्रतिनिधि, और चुनाव का तरीका भी बड़ा अनोखा था। जैसा कि हमने बात की, ये कोई आम चुनाव नहीं था जहां सबने वोट डाला हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। जो प्रांतीय विधानसभाएं पहले से थीं, उनके सदस्यों ने वोट डालकर संविधान सभा के सदस्यों को चुना। और इन प्रांतीय विधानसभाओं के लिए भी वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। 1935 के कानून के हिसाब से ये सिर्फ टैक्स, शिक्षा या संपत्ति के आधार पर कुछ ही लोगों तक सीमित था। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आज भी बहस होती है कि वो सभा जिसने भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार दिया, हाँ, वो खुद उस अधिकार से नहीं चुनी गई थी। हाँ, और ये एक जायज आलोचना है, लेकिन हमें उस वक्त के हालात भी देखने होंगे। देश दंगों की आग में जल रहा था, विभाजन की तलवार लटक रही थी और कोई राष्ट्रीय मतदाता सूची तक मौजूद नहीं थी। सही बात है। ऐसे में शायद यही सबसे तेज और व्यवहारिक रास्ता था, भले ही वो आदर्श न हो। इन चुनावों के बाद 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार बनी जिसने आजादी से पहले देश का कामकाज संभाला, लेकिन मुस्लिम लीग शुरू में इसमें शामिल नहीं हुई। और जब वो 26 अक्टूबर को शामिल हुई भी तो सरकार चलाने के लिए नहीं। जैसा कि लियाकत अली खान ने खुद कहा था, वो पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए एक पायदान हासिल करने आए थे। अच्छा। वो सरकार एक असहज और लगभग नाकाम गठबंधन थी। मंत्रालयों में रोज लड़ाई होती थी, जिससे सरकार का काम ठप पड़ गया था। इसी अनुभव ने सरदार पटेल जैसे कई कांग्रेसी नेताओं को यकीन दिला दिया था कि साथ काम करना नामुमकिन है और शायद विभाजन ही एकमात्र रास्ता बचा है। तो एक तरफ ये राजनीतिक खींचतान चरम पर थी और दूसरी तरफ संविधान सभा को अपना काम शुरू करना था। और यहाँ तारीखों को याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है। दिसंबर के विषम दिन। विषम दिन? हाँ, 9, 11 और 13। अच्छा, चलिए इन 3 दिनों की ड्रामे को समझते हैं, क्योंकि हर दिन एक नया मोड़ आया। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। अब सवाल था कि अध्यक्ष कौन हो। तो एक फ्रांसीसी प्रथा अपनाई गई कि सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इस पहले दिन की सबसे बड़ी खबर ये नहीं थी। सबसे बड़ी खबर ये थी कि 207 सदस्य तो आए, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। पहले ही दिन सभा पर संकट के बादल मंडराने लगे। उस बहिष्कार ने ये साफ कर दिया कि लीग किसी समझौते के मूड में नहीं है। एक तरफ संविधान बनाने की कोशिश शुरू हो रही थी और दूसरी तरफ देश को तोड़ने की नींव रखी जा रही थी। 2 दिन बाद अगला विषम दिन 11 दिसंबर। इस दिन सभा को एक स्थायी नेतृत्व मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे सभा के काम में एक स्थिरता आई। और फिर आया सबसे ऐतिहासिक दिन, 13 दिसंबर। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने वो दस्तावेज पेश किया जो आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा बनने वाला था, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, ये सिर्फ कुछ पन्नों का दस्तावेज नहीं था। ये क्या था? ये भविष्य के भारत का विजन था। एक घोषणा पत्र था कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। एक संप्रभु गणराज्य जहां सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता मिले। ये उन सभी आदर्शों का निचोड़ था जिनके लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आप इसे संविधान की प्रस्तावना का पहला ड्राफ्ट कह सकती हैं। ये सभा को एक नैतिक दिशा देने जैसा था। और इस बेहद जरूरी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। लेकिन जैसा कि हमने कहा, बाहर की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ने भारत के विभाजन पर आखिरी मोहर लगा दी। और इसका सीधा असर संविधान सभा पर पड़ा रहे। तो अब हमारी संख्याओं की कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो जो 389 सीटों वाला यूनाइटेड इंडिया का आंकड़ा था, वो अब इतिहास बन चुका था। हाँ, यहाँ हमारी अगली ट्रिक काम आती है। घटने के बाद की संख्या 299। कुल सीटें 389 से घटकर 299 रह गईं। और इन 299 सीटों का बंटवारा भी उसी पुराने फॉर्मूले पर हुआ। 229 सीटें भारतीय प्रांतों से और 70 सीटें रियासतों से। लेकिन एक पल के लिए उस कमरे के माहौल के बारे में सोचिए। जिन सहकर्मियों के साथ मिलकर वो एक देश का संविधान लिख रहे थे, उनमें से कई अब एक दूसरे देश की संविधान सभा का हिस्सा थे। एक संयुक्त भारत का सपना टूट चुका था और अब काम था एक विभाजित भारत के लिए एक मजबूत संविधान बनाने का।
और ये काम उन्होंने असाधारण लगन से किया। अब कुछ फाइनल आंकड़ों पर आते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। कुल समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ट्रिक है, 3 साल में बस 12 दिन कम। स्रोत में यह भी बताया है कि कहीं-कहीं 17 दिन का जिक्र है, पर 18 दिन ज्यादा मान्य है। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए, 165 दिनों तक बैठकें चली और सिर्फ संविधान के ड्राफ्ट पर 114 दिनों तक बहस हुई। 114 दिन? हाँ, ये दिखाता है कि एक एक शब्द पर, एक एक कॉमा पर कितनी गहन चर्चा हुई होगी। ये कोई जल्दबाजी में लिखा गया दस्तावेज नहीं था। अब कुछ उन लोगों की बात करते हैं जिनके बिना ये कहानी अधूरी है। एक पद था संवैधानिक सलाहकार का। ये कौन थे और इनका क्या रोल था? ये थे बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव। वो सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। अच्छा। वो एक बेहतरीन कानून के जानकार और प्रशासक थे। उन्होंने ही दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके संविधान का पहला कच्चा मसौदा तैयार किया था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के काम का आधार बना। वो इस पूरी प्रक्रिया के एक तरह से अनसंग आर्किटेक्ट थे। और अब बात करते हैं उन 15 महिलाओं की जिन्होंने इस ऐतिहासिक काम में हिस्सा लिया। यहाँ हमारी आखिरी ट्रिक है, 15 नारी शक्ति। ये अपने आप में एक क्रांति थी। उस जमाने में जब महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी ना के बराबर थी, इन 15 महिलाओं ने संविधान निर्माण में अपनी आवाज रखी। ये सिर्फ प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं थी। मैं इन सभी के नाम पढ़ना चाहूंगा। विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षियानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। और इनके योगदान ठोस थे। उदाहरण के लिए ये हंसा मेहता थीं, जिन्होंने भारत की सभी महिलाओं की ओर से पहली बार संविधान सभा को तिरंगा झंडा भेंट किया था। ये दक्षियानी वेलायुधन थीं, जो सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं और छुआछूत के खिलाफ उनकी दमदार दलीलों ने अनुच्छेद 17 की भाषा को आकार दिया। वाह। या बेगम एजाज रसूल, जो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं, जिन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया और एक साझा नागरिक पहचान की वकालत की। वाह, ये सच में सिर्फ एक सूची नहीं बल्कि ठोस योगदान की कहानी है। एक और कथन है जो अक्सर सभा के बारे में कहा जाता है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात सच है कि सभा में कांग्रेस का भारी बहुमत था। चुनाव के नतीजे यही दिखाते हैं। लेकिन क्रेडिट कांग्रेस को भी देना होगा कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभा सिर्फ एक पार्टी की सभा बनकर ना रह जाए। उन्होंने जानबूझकर डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे अपने सबसे मुखर आलोचकों और कई गैर कांग्रेसी विशेषज्ञों को सभा में शामिल करवाया। वो जानते थे कि ये दस्तावेज किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होना है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो 3 आखिरी तारीखें जिनमें लोग अक्सर उलझ जाते हैं, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। हाँ, चलिए इसे हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। हर तीनों का अपना अपना खास महत्व है। पहली तारीख 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ? आसान भाषा में, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया, सभा ने इसे अपना लिया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। हाँ, प्रस्तावना में लिखा है, मतलब फाइनल स्टैंप लग गया और नागरिकता, चुनाव जैसे कुछ जरूरी हिस्से उसी दिन से लागू भी हो गए। बिल्कुल। दूसरी तारीख 24 जनवरी 1950। इस स्कूल के आखिरी दिन जैसा था। हाँ, सही। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान की असली प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ये एक तरह से सभा की विदाई का दिन था। और फिर आई वो तारीख जो हमारे देश की पहचान बन गई, 26 जनवरी 1950। इस दिन संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। और 26 जनवरी की तारीख यूं ही नहीं चुनी गई। इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और भावनात्मक कारण था। क्या था वो? 1930 में इसी दिन रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो 26 जनवरी को संविधान लागू करना उस अधूरे सपने को पूरा करने जैसा था। इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। तो पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, वह है
भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसको आपने वीडियो के शुरू में ही देखा होगा। तो इसका विचार जो था वह स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। इसको पहले ही बताया गया था। और ये जो क्वेश्चन है वह IAS प्री में 1998 में आया हुआ है। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वह है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसके जो ऑप्शन है वो पहला है MN राय, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा है एनी बेसेंट, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसको आपने देखा भी होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा MN राय। इन्हीं ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। और ये क्वेश्चन जो है UPPCS GIC 2017 में आया हुआ है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। इसी के द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वह है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसको आपने देखा भी होगा, जो 10 लाख व्यक्तियों पर एक था। तो अतः इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ये भी उत्तर प्रदेश PCS 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वुड ये नहीं थे। इसके बाद पैथिंग लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, ये थे। इसके बाद स्टॉफोर्ड क्रिप्स ये भी थे। इसके बाद AB अलेक्जेंडर नेवी के थे, ये भी थे। अतः इसका जो सही आंसर होगा वह ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसको यदि हम लोग देखें तो इसके जो ऑप्शन है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह C होगा। आप लोग ने इसको देखा भी होगा, अतः इसका C आंसर सही हो जाएगा। इसके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग इसमें देख भी सकते हैं कि उत्तराखंड PCS 2012 में और UP लोअर प्री में भी पूछा गया है, लेकिन यह और भी कई एग्जामों में पूछा जाता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है कि 1946 निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो यदि हम इसके ऑप्शन को देखें तो इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर S राधाकृष्णन, G राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। उसके बाद जो C राजगोपालाचारी थे यह पहले और अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल थे। इसके बाद जो S राधाकृष्णन है ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और इसके बाद यदि हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं यह उपसभापति भी थे कार्यपालिका परिषद के। तो इसका जो आंसर होगा वह ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसको यदि हम देखें तो पहला जो ऑप्शन है वो C राजगोपालाचारी ये थे, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन ये नहीं थे, इसके बाद जगजीवन राम ये भी थे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। तो इसको यदि हम देखें तो आप लोग जानते हैं कि इसको 24 अगस्त 1946 को घोषित किया गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो यदि हम इसको देखें तो सीधे जनता द्वारा, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा,
तो उसके बाद अगला जो है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, इसके बाद जो है प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह डी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा ही किया गया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, और इसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी थे। तो जो सही हो जाएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही और आंसर होगा इसका। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? आप सभी लोग जानते हैं कि जो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अतः इन्होंने ही पहली बैठक की। और आप लोगों को पता ही होगा कि यह बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पीछे वाला ही सवाल है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि यही प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो आप जानते ही हैं इसका जो सही आंसर होगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि 9 तारीख को जो अध्यक्षता थी वह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था और इन्होंने ही अध्यक्षता किया था, सभापति चुने गए थे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर B.A. राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो जो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे वो थे फ्रैंक एंथनी, ये सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश विशेष फ्री 2020 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की स्थापना की गई। आप सभी लोग जानते हैं जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और इसी दिन इसकी स्थापना की गई। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, वही क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आप सभी लोग जानते हैं संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं भारत के प्रथम अधिवेशन जो था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आप लोगों ने इसको वीडियो में देखा भी होगा। और ये जो क्वेश्चन है वह उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 1990 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वही क्वेश्चन है, यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आप लोग इस क्वेश्चन की इंटेंसिटी को देख सकते हैं, बहुत बार जन आ रहा है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि यह आने वाली परीक्षाओं में भी यह पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने भारत संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने, इसको देखा जाए तो यह 5वीं जो थी उसी में पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा में प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसमें संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए गए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। और यदि हम बात करें कि इसको कब अपनाया गया तो 22 जनवरी को अपनाया गया था 1947 में। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। मैंने बताया 1947 सही हो जाएगा 22 जनवरी। इसके बाद हम लोग
अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको रखा था 13 दिसंबर 1946 को, जिसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव भी वही है, तो इसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। और इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत बार पूछा जा रहा है, आगे के परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यदि हम इसको देखें तो आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, कुल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है वह पहला 7, दूसरा 9, तीसरा 12, 15, 11 है ही नहीं। अतः आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि बताइए। तो यदि हम इसको देखें तो जो अंतिम वो थी उसको वह है 24 जनवरी 1950। और आप लोग एक चीज़, इसको आप लोगों ने देखा भी होगा, और जो 26 जनवरी 1950 है इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका जो सही समय था वह था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और तो इसका पहला सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख सकते हैं, कई बार पूछा जा रहा है, अतः आप लोग इसको बहुत ध्यान से रट लीजिएगा, क्योंकि आगे भी यह पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप लोग जानते हैं, पहला जो ऑप्शन है वह B.R. अम्बेडकर, दूसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है B.N. राव, तीसरा है A.M. मुंशी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, B.N. राव। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। तो यदि हम इसको देखें तो इसके जो ऑप्शन है वह है पहला B.R. अम्बेडकर, दूसरा B.N. राव, और तीसरा के संथानम K.M. मुंशी द्वारा। तो जो इसका पहला प्रारूप तैयार किया था वह B.N. राव द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह B.N. राव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो ये आप लोग जानते हैं कि नवंबर 26, 1949 को ही यह बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो इसका भी जो सही आंसर होगा वह 26 नवंबर 1979 हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन इसको अंगीकृत किया गया था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो भी वही होगा, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये भी जो है 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था, गणतंत्र दिवस पर। इसके बाद हम लोग अगला, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ये वही क्वेश्चन है, और इसका भी जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन 26 दिसंबर 1949 को। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसलिए हम इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, जो कि सही बात है। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे इसका प्रण लिया था। और दूसरा जो ऑप्शन है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये सही नहीं है, गलत आंसर है। इसके बाद जो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था वह
8 या 9 अगस्त 1942 को किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको यदि हम बात करें तो ये जो है वो इसका ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 26 नवंबर होगा, क्योंकि इसी दिन अंगीकृत किया गया था, बनकर तैयार हो गया था। और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, क्योंकि यह वर्तमान में चर्चा में है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वह है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ये होगा, संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संसद द्वारा नहीं अपनाया गया था, क्योंकि भारतीय संसद अभी बना ही नहीं था, वह बनने की प्रक्रिया में था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका जो सही होगा वह भारतीय सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा। ये भी देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो इसका जो सही आंसर होगा वह 26 नवंबर 1949 होगा, क्योंकि इसी दिन यह बनकर तैयार हुआ था और अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे संविधान सभा में निर्वाचित होने के लिए। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। भारतीय गणराज्य से बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र के से उपचुनाव से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। इसको ध्यान रखिएगा, बम्बई के पूना से। पहले वह पश्चिम बंगाल से हुए थे, लेकिन वह पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। इसके जो ऑप्शन है 1886 में जन्म, 1951 में मृत्यु। तो ये सही नहीं है, 1851 जो ऑप्शन बी है, 1991 में जन्म और 1956 में मृत्यु। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा, क्योंकि उनका जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हो गई थी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात थी। तो यदि हम इसको देखें तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है मौलाना आज़ाद ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वह मौलाना आज़ाद ही होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं, इसके जो ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा था भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो आप लोग इसको देखे भी होंगे और इसको आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, जो ग्रैनल ऑस्टिन ने, इन्होंने ही कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 15 हो जाएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अमृता कौर थी वह पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, और इसके बाद एजाज रसूल करके जो थी वह मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो यह था आज का, तो आप लोगों ने देखा। और आगे जो भी वीडियो आएंगे उनके साथ में PYQ भी आएगा, जिसके कारण आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं
और किस टॉपिक को, कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है।